नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में हमेशा लेकर के आता रहता हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहद खास होते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए जीके और जीएस से बेहद खास क्वेश्चन जो आपके लिए हर जगह लगने वाले हैं, जो आपने क्या तो मान लीजिएगा 100% आपके वो लगने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आपको देने वाला हूं 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद खास होंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फिर लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, वेल्थ ऑफ नेस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेस पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ है आपका, पंडित नेहरू है और नेल्सन मंडेला है और इसका राजबिहारी है। तो दोस्तों, बताएंगे यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेस पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ है आपका, पंडित नेहरू है, नेल्सन मंडेला है, राजबिहारी है। चलिएगा, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका होगा एडम स्मिथ है और इसका राइट आंसर आपका ए होता है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया, बहुत खास क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा और इन्हें अपने नोट्स में भी जगह दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होता है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अब देखिएगा, भारत के अंदर अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो अलग अलग माध्यम से सिंचाई होती है। हालांकि भारत कृषि प्रधान देश है और यह मानसून पर काफ़ी अपना डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं नदियों से, नालों से, तालाबों से और ट्वेल से, इनसे यहाँ पर भारत के अंदर कृषि के लिए सिंचाई की जाती है। अभी आपसे जानना चाहता है यहाँ पर भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो बताएंगे यहाँ पर नहरें हैं, नदी हैं, वर्षा है या तालाब है। अब इसमें ऐसा ही कौन सी चीज है जिससे सबसे ज्यादा यहाँ पर यह निर्भर रहता है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है आपका वो नहरें होती हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपके सामने है, खास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है आपके पास में, भारत है, जापान है और रूस है। अब ये देखिएगा यहाँ आ रहा है क्वेश्चन, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, भारत है, जापान है या रूस है। तो आपको ये बताना है इसमें राइट आंसर का क्या रहेगा और इसमें आप क्या चुनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए उत्पादन में या फिर आप देखते हैं कलाकारी में जो सबसे आगे है, अग्रणी है, जो हर चीज बनाने के लिए सबसे आगे चल रहा है, वह है आपका चीन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और काफी बड़ा क्षेत्रफल भी उसके पास में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कोई कर रहा है, कारोबार में काम कर रहा है या फिर दे रहा है आपको, तो वह आपका हो जाता है यहाँ पर चीन हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका चीन होगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पर चीन, इसका राइट आंसर होता है। दोस्तों, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बताएंगे, भारत को अधिकतम किस कर से आय प्राप्त होती है? यहाँ पर बिजली कर से होती है आपका, दूसरा निगम कर से होती है, सेवा कर से होती है, आय कर से होती है। अब देखिए, भारत को अधिकतम किससे कर ज्यादा प्राप्त होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर बिजली कर है आपका, निगम कर है, सेवा कर है और आय कर है। अब दोस्तों, इसमें से किससे सबसे ज्यादा यहाँ पर आकर के आय प्राप्त होते है ये आपको देखना है और बताना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, भारत को अधिकतम मिलता है वो निगम कर से यहाँ पर दोस्तों मिलता है। आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? बताइएगा, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है आपका, कृषि से है, कच्चा तेल से है, एलपीजी गैस से है। तो बताएंगे, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है, कृषि है, कच्चा तेल से है, एलपीजी गैस से है। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? आप इसका राइट आंसर क्या चुनेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं सुंदरराजन समिति का जो संबंध है तो वो आपका होता है पेट्रोलियम से। इसका राइट आंसर आपका इसमें हो जाता है और इसका राइट आंसर आपका यही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताएंगे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है आपका, कोची है, मद्रास है और मुंबई है। चलिएगा, देखते हैं यहाँ पर देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापत्तनम है, कोची है, मद्रास है और आपका मुंबई है। इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा और आप इसमें क्या चुनने वाले हैं। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है आपका विशाखापत्तनम होगा। राइट आंसर इसका आपका ए है। तो ये देख सकते हैं, देश का सबसे गहरा ये आपका बंदरगाह है। ठीक है, आगे लेते हैं, किन देशों की मुद्रा
प्राय हार्ड करेंसी होती है? बताएंगे किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की होती है, गरीब देशों की होती है, विकसित देशों की होती है या शक्तिशाली देशों की होती है? तो बताएंगे यहां पर किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की होती है, गरीब देशों की होती है, विकसित देशों की होती है और शक्तिशाली देशों की होती है। तो ये आपके सामने रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अब आपको इसमें रखना है इसका राइट आंसर कि हार्ड करेंसी किन देशों की रखी जाती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो हार्ड करेंसी की बात की जाए जो आपके होते हैं विकसित देश, उनकी करेंसी जो होती है आपकी हार्ड करेंसी होती है। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, आपके सामने है राइट आंसर इसका। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। तो ये आपके सामने रहेगा। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताएंगे दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है आपका, इंदिरा गांधी की है, चाणक्य की है, नेल्सन मंडेला की है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है, इंदिरा गांधी की है, चाणक्य की है या नेल्सन मंडेला की है? तो दोस्तों यहां पर देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा और आप इसमें बताएंगे कि दास कैपिटल के लेखक कौन है या किसने इसको लिखा है। तो दोस्तों यहां पर ये आपके सामने है, कार्ल मार्क्स है, इंदिरा गांधी है, चाणक्य है और नेल्सन मंडेला है। तो दोस्तों ये आपके सामने रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कार्ल मार्क्स का राइट आंसर ए है। दास कैपिटल यही पुस्तक आपकी कार्ल मार्क्स की है। आगे लेंगे, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है? बताएंगे भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है आपका बिहार में, कानपुर में और आपका मध्य प्रदेश में। तो बताएंगे भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है? पटल मतलब पट की बात आपसे कर रहा है। अब ये आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखते हैं भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है। यह आपका सिंगरौली है, आपका बिहार है, कानपुर है और आपका मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ए होता है, सिंगरौली। इसका राइट आंसर आपके सामने है, आप चुनेंगे। ठीक है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है? सिंगरौली में। इसका राइट आंसर आपका होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? देखेंगे इसमें वार्सा में है, आपका पेरिस में है, यहां पर पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है। तो बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वार्सा में है, पेरिस में है, रोम में है और जिनेवा में है। तो क्या इसका आंसर आपका बनता है? क्या आप चुनेंगे और क्या इसका आंसर आपका आने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको यहां पर दिया है और इसका राइट आंसर आपके सामने है। देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें वार्सा है, पेरिस है, रोम है, जिनेवा है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका जिनेवा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मेरी क्लास यहां पर प्रतिदिन, अगर आप चाहते हैं नित्य चैनल पर लाइव क्लास लेना तो सुबह 7:20 से रात के 11 बजे तक क्लास आपकी चलती रहती हैं और सभी सब्जेक्ट में आपको यहां पर क्लासें मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर मेरी क्लास आप चाहते हैं तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मेरी यहां पर होती है जो 7:20 तक आपकी चलती है। दोस्तों ये आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। दूसरा है मेरी 1 बजे क्लास यहां पर होती है आपकी इतिहास की, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी क्लास मेरी यहां पर होती है 3 बजे हिंदी क्लास, जो आपके लिए बेहद खास है। तो दोस्तों यहां पर मेरी 3 क्लासें आपको प्रतिदिन मिलती हैं, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, और मेरा नंबर है 9917421293। इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हाई लिख देंगे और अपने नाम के साथ में भेज देंगे। जितनी भी क्लासें मेरी शुरू होंगी आपको सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वो आपका जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला लेंगे, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो देखिएगा यहां पर बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? अब यहां पर रखेंगे आपका विशाखापत्तनम है। अभी आपको बताया गया था कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा आप रखेंगे यहां पर कलकत्ता, यह आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, मद्रास होता है आपका और कोहिमा होता है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे इसमें आपका आंसर क्या बनने वाला है? बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम से, कलकत्ता से, मद्रास से और कोहिमा से। तो राइट आंसर इसमें आपका रहेगा विशाखापत्तनम, इसका राइट आंसर होता है, आप इसे चुन सकते हैं। अगले लेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, देखिएगा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है?
ठीक है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है जो प्राचीन समय से है और विशाल है और यह विशाल उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे कृषि उद्योग है आपका, रेशमी वस्त्र उद्योग है आपका, व्यापार है आपका, सूती वस्त्र उद्योग है आपका। तो बढ़ते हैं यहाँ पर, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, व्यापार है और सूती वस्त्र उद्योग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार और सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें आप इसको क्या चुनेंगे, इसमें क्या बताया जाएगा। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का जो प्राचीनतम उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग आपका यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? बताएंगे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? यहाँ पर इंग्लैंड में हुई है, फ्रांस में हुई है, रूस में और आपका भारत में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में और आपका भारत में। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपकी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला होगा, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय है आपका, प्रथम है, तीसरा है या फिर पांचवा है? तो बताएंगे भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? अगर इसकी बात की जाए तो भारत का स्थान जो आता है वह आता है द्वितीय नंबर पर यहाँ पर आपका होता है। सेकंड नंबर भारतीय रेलवे का आपके सामने रखा गया है। अगला होगा, भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है? बताएंगे यहाँ पर भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है? 17 में, 18 में, 19 में, कोई भी नहीं है। तो बताएंगे भारतीय रेलवे कितने जोनों में स्थापित है? 17, 18, 19 या कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं भारतीय रेलवे कितने जोनों में स्थापित है, तो राइट आंसर आपका इसमें होगा 17 में है ये राइट आंसर। ठीक है, 17 जोनों में, लेकिन 18 में हो गया है ना। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? बताएंगे भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत यहां पर देखेंगे 5 मई 1954 आपका रहेगा, 1 अप्रैल 1951 रहेगा, 28 अगस्त 1979 होगा, 30 सितंबर 1960 होगा। तो बताएंगे भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1954 है, 1 अप्रैल 1951 है, 28 अगस्त 1979 है और 30 सितंबर 1960 है। तो दोस्तों यहां अगर बात करते हैं कि भारत में जो नियोजन की बात की गई है वो आजादी के ठीक बाद यहां पर रखेंगे 1 अप्रैल 1951 में रखा गया था। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में, 1810 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में, 1810 में। तो बताएंगे यहाँ पर जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ है? आपके सामने है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ ये देखते हैं आपका 1949 इसका राइट आंसर आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन होगा, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, खास है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला से है। अब देखिएगा हम घोटाले बहुत हैं भारत के अंदर, चाय घोटाला, चारा घोटाला है ना, यहाँ उद्योग, यहाँ पर कोयला घोटाला, बहुत घोटाले यहाँ पर होते रहते हैं। उन घोटाले में से एक घोटाला आपके सामने है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चाय घोटाले से है आपका, रेशम घोटाले से है आपका, चीनी घोटाले से है आपका और अनाज घोटाले से है आपका। तो बताएं ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाले से है, रेशम घोटाले से है, चीनी घोटाले से, अनाज घोटाले से है। तो बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है आपके सामने, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। बहुत खास क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है और इसका आपको बताना है आंसर क्या रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, नेट नहीं चल रहा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो यहां पर है
इसका नंबर आता है आपका चीनी घोटाला होगा, यहाँ पर राइट आंसर है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश का होता है? ठीक है, का निर्यात होता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है, ऑस्ट्रेलिया को होता है, पाकिस्तान को होता है और इंग्लैंड को होता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर कहाँ से होता है भारत में सर्वाधिक मूल्य रत्न के आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है और आपका इंग्लैंड। अब भारत की दोस्ती किससे है आप जानते हैं, सीधी सी रख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? बताएंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जीआईसी के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, एफआईसी के द्वारा, बैंक प्लान के द्वारा। तो बताएंगे आप राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जीआईसी होगा, एलआईसी होगा, एफआईसी होगा, बैंक प्लान होगा। तो ये लीजिएगा, इसमें आपका आंसर क्या होता है, क्या चुनते हैं और क्या बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो इसका राइट आंसर आपका जीआईसी, इसका राइट आंसर आपका होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई है? बताएंगे यहाँ पर कब लागू की गई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई है? 1999, 2000, 1999 से लेकर के 2000 रहेगा, 1989 से 19 तक रहेगा, 92 से 93 तक रहेगा और 51 से 52 तक रहेगा। तो बताएंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से लेकर 2000, 19 से लेकर 90 तक होगा, 92 से लेकर 93 तक होगा और 51 से लेकर 52 तक रहेगा। तो बताएंगे यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, आपके सामने है। आगे बढ़िएगा, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? बताएंगे राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? असाहित्य द्वारा, राम प्रजापत द्वारा होता है, यहाँ पर झांझू राम द्वारा होता है, राम प्रताप द्वारा होता है। बताएंगे यहाँ पर राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? साहित्य द्वारा है, राम प्रजापत द्वारा है, झांझू राम द्वारा है, राम प्रताप द्वारा है। तो बताएंगे इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और देखना है इसका आंसर आपकी तरफ से क्या होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर अस्थाई द्वारा है, यहाँ पर रखा जाएगा। अगला होगा, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो देखेंगे राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? सांबर झील होगा आपका, पिछोला झील होगा, आना सागर झील होगा और डल झील होगा। तो बताएंगे राजस्थान की झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। सांबर झील है आपका, पिछोला झील है, आना सागर झील है और आपका डल झील है। तो राइट आंसर आपका इसमें ए होता है। देखते हैं इसमें आपका क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? बताएंगे राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अगस्त 2010 में, नवंबर 2012 में, दिसंबर 2013 में, जनवरी 2005 में। तो देखेंगे राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अगस्त 2010 में, नवंबर 2012 में, दिसंबर 2013 में और जनवरी 2005 में। तो दोस्तों यहाँ पर आप रखेंगे इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका होता है ए, इसका अगस्त 2010 रहा है। अगला होगा, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की है? तो बताएंगे इस पर राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की है? 2010 है, 2009 है, 2008 है और 1996 है। तो लीजिएगा यहाँ पर एक, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य
जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की है? तो ये आपका राइट आंसर इसमें ए होगा, आपके सामने है। खास क्वेश्चन आपको दिया जाता है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो बताएंगे चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ झुंझुनू होता है आपका, अलवर होता है आपका, जयपुर होता है, भानगढ़ होता है। चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ झुंझुनू है, अलवर जयपुर है और आपका भानगढ़ है। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए है और ये पर आपका हनुमानगढ़ और झुंझुनू इसमें आपका आ जाता है। वर्ष 2011 में कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बताएंगे वर्ष 2011 में कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर है, अलवर और भरतपुर है, जयपुर और उदयपुर है और भानगढ़ और नागौर है। तो बताएंगे यहाँ पर वर्ष 2011 में कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर है आपका, अलवर और भरतपुर है, जयपुर और उदयपुर है और आपका भानगढ़ और नागौर है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर राइट आंसर आपका इसका बीकानेर और नागौर होगा, इसका राइट आंसर आपका ए होता है। आगे लेते हैं जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तांबा है, सोना है, चांदी है और आपका लोहा है। बताएंगे जनकपुरा और सरवाड़ा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तांबा है, सोना है, चांदी है और लोहा है। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा, आपको चुनना है और आपको बताना है। जनकपुरा और सरवाड़ा खाने जिस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका तांबा है, राइट आंसर इसका आपका ए होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? बताएंगे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर 1976 में, 1978 में, 1956 में और 2002 में। तो बताइएगा यहाँ पर फिर एक बार आपके लिए है यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा, ये टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, विद इन 22 मिनट या 23 मिनट में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो इसमें आप रखेंगे इसका 1976 का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? बताएं 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यहाँ पर होता है कितने वर्ष का? ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता है, 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक होता है, 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष या 56 वर्ष की आयु तक है, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक है, 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक है, 8 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका राइट आंसर आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। क्लास आपकी कैसे लगी, कैसे लगे आपको क्वेश्चन जरूर बताइएगा। आप कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी चाहते हैं मुझसे जुड़ना, मेरी लाइव क्लास में आ सकते हैं सुबह 7:20 पर कंठ की क्लास में, 1 बजे इतिहास की में और 3 बजे आपकी हिंदी क्लास यहाँ पर लाइव में लेता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, नित्य क्लास के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ कल आपसे फिर अपनी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।